नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गतिरोध के बीच भारत चीन सीमा पर 45 साल बाद फायरिंग हुई। हालांकि एक बार फिर भारतीय जवानों ने चीनी साजिश को नाकाम कर दिया। चीनी सेना ने सोमवार रात सीमा के आगे बढ़ने की हिमाकत की थी। इस दौरान भारतीय सेना ने चेतावनी के लिए हवाई फायरिंग की। इसके बाद चीन के जवान पीछे हटे। कुछ देर बाद सीमा पर हालातों को नियंत्रित कर लिया गया था। एलएसी पर चीन के बढ़ते गतिरोध के बीच किश्तवाड़ में लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को किश्तवाड़ में पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे जाने के अलावा पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि किश्तवाड़ से चीन लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अपनी 4 दिवसीय रूस यात्रा के लिए रवाना होंगे। जयशंकर मास्को में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। मास्को में जयशंकर द्वारा चीनी समकक्ष वांग ई के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा उठ सकता है। भारतीय सेना ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को रात में भी संचालित होने में सक्षम बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के साथ तनाव चल रहा है। बता दें कि लड़ाकू वाहन को 1985 में सेना में शामिल किया गया था। ये रात के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे विकसित करने की आवश्यकता है। सीमा पर गतिरोध के बीच भारत सड़कों का जाल बिछाने जा रहा है। सभी रास्तों को लद्दाख से जोड़ने के लिए भारत सड़क बनाने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रक्षा मंत्री से राय भी मांगी है। इस बार हिमाचल के शिलोंग या सिंकुला पहाड़ी दर्रे से होकर लद्दाख तक ऐसी सड़क तैयार की जाएगी जो हर मौसम में कामयाब रहेगी। चीन से तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। बाजवा ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी की जंग जीतने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम इस खतरे से वाकिफ हैं और देश की मदद से इस जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि दुनिया को अगली महामारी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। WHO प्रमुख ने कहा है कि ये आखिरी महामारी नहीं है। इतिहास ने हमें सिखाया है कि प्रकोप और महामारी जीवन का एक तत्व है, लेकिन जब अगली महामारी आएगी तो दुनिया को इस बार की तुलना में अधिक तैयार रहना होगा। कुलदीप सेंगर मामले में सीबीआई ने 3 महिला अधिकारियों को लापरवाही का दोषी माना है, जिसके तहत उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इन दोषियों में उन्नाव की डीएम रही अदिति सिंह और 2 आईपीएस अधिकारी नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह शामिल हैं। सीबीआई ने इनके अलावा तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। भारतीय गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रूस में अंतरिक्ष सूट का निर्माण कर रहा है। इसको लेकर रूसी अनुसंधान और विकास उद्यम बेजदा ने निर्माण शुरू कर दिया है, जो अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए भारत के प्रथम अभियान गगनयान का हिस्सा हो सकते हैं। रूस की एक संस्था ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प लेने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि 2018 में पीएम मोदी ने पोषण अभियान शुरू किया था। अब सरकार इसे पोषण माह के तौर पर मनाएगी ताकि कुपोषित बच्चों के संपूर्ण पोषण के लिए एक सघन अभियान बन सके। केंद्र सरकार ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मदद मुहैया कराने के लिए हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि ये हेल्पलाइन जल्दी जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन आदि के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराएगी। सीएम ठाकरे के धमकी भरे फोन आने के बाद शरद पवार और अनिल देशमुख को भी धमकी भरे फोन आए हैं। महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने देशमुख के नागपुर स्थित दफ्तर पर फोन किया। वहीं शरद पवार के घर भी ऐसा ही फोन आया था। पुलिस को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी के IT सेल से काफी नाराज हैं। स्वामी ने IT सेल पर फर्जी अकाउंट बनाकर उन पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अध्यक्ष से IT सेल के मुखिया अमित मालवीय को पार्टी से निकालने तक की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक मालवीय इस पूरी गंदगी को चला रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम रावण की नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पार्टी है। संसद सत्र शुरू होने से पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज CWC की बैठक होगी। इसमें केंद्र सरकार को संसद सत्र में घेरने के लिए रणनीति पर मंथन होगा। इसके अलावा बैठक में चिट्ठी लिखने वाले गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा समेत 23 नेता शामिल होंगे, जिनकी नाराजगी पर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बीच रूस में आम जनता को वैक्सीन का पहला बैच मिल गया है। इस महीने भारत समेत 5 देशों में वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। फेज 3 के शुरुआती नतीजे अक्टूबर-नवंबर तक सामने आने की संभावना है। आपको बता दें कि रूस के
गमेलिया रिसर्च सेंटर और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन को तैयार किया है। भारत में कोरोना महामारी का प्रसार बेकाबू होता जा रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 90,802 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 1,016 मरीजों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 42 लाख के पार चली गई है, जबकि इनमें से 32,50,429 लोगों ने संक्रमण से उबरने में सफलता पाई है। देश में जान गंवाने वालों की संख्या 71,442 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के अभी तक 2,74,89,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,95,73,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी तक 8,96,421 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका में 64 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण हुआ है और 1,93,000 लोगों की जान जा चुकी है। भारत, अमेरिका और इजराइल 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क पर मिलकर काम करेंगे। इस टेक्नोलॉजी पर तीनों देशों के तीनों टेक्नोलॉजी हब में रिसर्च होगा। ये तीनों शहर हैं बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली और तेल अवीव। 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क पर तीनों देशों के साथ आना चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन से खिलौनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यूपी सरकार खिलौना हब बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर राज्य सरकार ने खिलौना नीति 2020 तैयार की है। औद्योगिक संगठनों और विभागों से इस प्रस्तावित नीति पर सुझाव मांगे गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य 2025 तक खिलौना उद्योग में 20,000 करोड़ का निवेश और 3 लाख लोगों को रोजगार देने का है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोरोना मामले, गिरती अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगार छात्रों के होते सुसाइड पर बयान दिया है। सिब्बल ने कहा कि सभी पर केंद्र सरकार का अब कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, इसलिए आप डक के साथ खेलें लेकिन डक स्कोर ना लें। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर समूचे विपक्ष ने योगी सरकार पर तंज कसा है। मायावती, अखिलेश यादव और अजय लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि उत्तर प्रदेश में ये कैसा राम राज्य है जहां सरेआम लोगों की जानें जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज से शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान कुछ राहत देने की घोषणा की है, जिसमें गैर जरूरी दुकानें शनिवार को खुल सकेंगी। सोमवार से शनिवार तक इनके खुला रखने के समय को बढ़ाते हुए रात 9 बजे तक कर दिया गया है। अब संशोधित फैसले के अनुसार नाइट कर्फ्यू भी सभी शहरों व कस्बों में 9:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था के मामले में भ्रमित और लाचार बताया। उन्होंने जीडीपी वृद्धि दर के 23.9% गिर जाने को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त प्रोत्साहन राशि खर्च नहीं की ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पैर में गोली मारकर दबोच लिया है। अपर पुलिस उपायुक्त विशाल पांडे ने बताया कि थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दनकौर निवासी अबरार को गिरफ्तार किया है। आईएएस अधिकारियों के संगठन ने अपना नाम इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन से बदलकर आईएएस एसोसिएशन कर लिया है। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष और आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में नए नाम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। 91 वर्षीय वैज्ञानिक ने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र ने बताया है कि हमारे विख्यात वैज्ञानिक एवं महान रेडियो खगोल शास्त्री प्रोफेसर गोविंद स्वरूप अब नहीं रहे हैं। वो भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मार्गदर्शक थे। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ स्थल के पास लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसके चलते दहशतगर्द घेराबंदी से बचकर भाग निकले। अधिकारियों ने बताया है कि बड़गांव में काबूसा क्षेत्र में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद वहां घेराबंदी कर अभियान शुरू किया गया था। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तारीख तय कर दी गई है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। राठौड़ ने पंचायत चुनाव को टुकड़ों में करवाने को षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरिए बिना दल के होने वाले सरपंचों के चुनाव के माध्यम से जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव पर कब्जा जमाने की कोशिश की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच गहलोत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब कोरोना मृतक के परिजन खुद उसका अंतिम संस्कार कर सकेंगे। गहलोत सरकार की ओर से लिए गए फैसले के तहत अब संक्रमित की जान जाने के बाद उसकी बॉडी को परिजनों को सौंपना होगा, जिसके तहत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बॉडी पैक करके परिजनों को सौंपी जा सकेगी।
गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल निजी स्कूल के द्वारा लॉकडाउन की वसूली जा रही फीस के खिलाफ चल रही है। एसोसिएशन ने मोमबत्तियां, मोबाइल की लाइटें और दिए जलाकर विरोध किया। वहीं कई अभिभावकों ने थाली बजाकर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अपना विरोध जताया। हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद सभी स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये धमकी कार में चल रहे 4 युवकों की बातचीत के सामने आई है। इन युवकों की बातचीत सुनकर एक अनजान महिला ने रेलवे की हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके सूचना दी है। वहीं जीआरपी ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने पर बीएमसी उनका 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन करेगी। अगर वो बीएमसी को अपने 7 दिनों के भीतर वापस जाने का टिकट दिखाती हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बीएमसी और एयरलाइन की कोरोना गाइडलाइंस में 7 दिनों के क्वारंटाइन का नियम है। बिहार में लागू अनलॉक 4 के बीच पटना के डीएम कुमार रवि ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे। इस दौरान स्कूल आने के लिए स्टाफ को छूट दी गई है, जबकि छात्रों पर पाबंदी रहेगी। यूपी के प्रतापगढ़ में एसटी सीटर सभापति यादव के भांजे चंदन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें चंदन यादव खुलेआम योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को धमकी दे रहा है। वहीं मंत्री के समर्थकों ने चंदन की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि पुलिस एफआईआर दर्ज कर वीडियो की जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया से लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है। आज तीसरे दिन एनसीबी ने रिया को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं रिया की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सुशांत मामले में नीतीश कुमार ने बयान जारी किया है। नीतीश ने कहा कि सीबीआई की जांच में सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब अभिनेता के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की तो हमने बिना समय गंवाए केंद्र से इसकी सिफारिश कर दी। शुक्र है सही समय पर इसकी मंजूरी दे दी गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुबे की डिग्री को लेकर रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने दुबे की एमबीए डिग्री की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि निशिकांत दुबे नाम के किसी भी व्यक्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री नहीं ली है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में जयपुर अब अपराधियों की राजधानी बन गया है। राज्य में कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। ममता बनर्जी ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां लाचार और भ्रमित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र ने पर्याप्त प्रोत्साहन राशि खर्च नहीं की। ममता ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से जीडीपी को 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पर्यावरण नीतियों को लेकर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी चैंपियन रही थी। इसी का नतीजा है कि आज भारत में जैव विविधता की सुरक्षा के लिए कानून है। सोनिया गांधी मशहूर प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के मौके पर बोल रही थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता दर रिपोर्ट जारी की है। 96.2% के साथ केरल नंबर 1 पर है। 88.7% दर के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तराखंड तीसरे, हिमाचल प्रदेश चौथे और असम 5वें स्थान पर है। दिल्ली को दूसरा स्थान मिलने पर सिसोदिया ने शिक्षकों की तारीफ की है। सिसोदिया ने कहा कि हम 100% साक्षरता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि जनता पीएम मोदी के झूठ को समझ चुकी है। जनता उनके जुमलों से उब चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि मन की बात कार्यक्रम का असर खत्म हो गया है। जनता अब वो सुनती है जो राहुल गांधी बोलते हैं। डोटासरा ने कहा कि पीएम मोदी को 2 चीजों के लिए जाना जाता है, पहला झूठ बोलने और दूसरा विदेशी दौरे के लिए। ईडी ने धन शोधन के मामले में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रमुख चंदा कोचर के पति को गिरफ्तार किया है। ईडी ने ये कार्रवाई बैंक के वीडियोकॉन धन शोधन मामले में की है। ईडी अब चंदा कोचर के पति दीपक कोचर से पूछताछ करेगी। आज ईडी दीपक को अदालत में पेश कर उनकी रिमांड मांगेगी। सरकारी खरीद में धांधली के आरोप में योगी सरकार ने सुल्तानपुर के जिला पंचायती राज अधिकारी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि सरकार ने कोरोना की बेहतर जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदने का निर्देश दिया था। ये दोनों उपकरण बाजार में 2800 रुपए में उपलब्ध हैं। चौहान ने 9,950 रुपए का बिल पेश किया है, जिस पर कार्रवाई की गई है। अब प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सांसद संजय सिंह को यूपी पुलिस ने बिना किसी कारण हिरासत में रखा। आपने कहा कि जब संजय सिंह पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा के परिजनों से मिलने जा रहे थे तब ये कार्रवाई हुई। भारद्वाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग इतने भयभीत हैं कि कोई सरकार के सवाल नहीं पूछ सकता है। मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्यों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अंसारी गिरोह के सदस्य सुरेश सिंह की
1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। बताया जा रहा है कि सुरेश वसूली गैंग D34 से जुड़ा हुआ है। जब्त की गई संपत्ति में 5 बस और 1 ट्रक शामिल है। सुरेश से अब तक कुल 3,60,95,000 रुपए और कुल 23 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खरीफ फसलों की सरकारी खरीद के निर्देश दिए हैं। चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर से धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। चौटाला ने कहा कि मूंग खरीद के लिए 30 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि पहले 15 केंद्र ही थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विद्युत चालित वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों को BS6 में परिवर्तित कर दिया गया है। स्वच्छ हवा के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वेबिनार को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने ये बातें कही। भारतीय स्टेट बैंक इस साल 14,000 नियुक्तियां करेगा। BRS लागू करने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर बैंक ने कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागत में कटौती करने के लिए नहीं है। बैंक हमेशा से कर्मचारियों के प्रति दोस्ताना नजरिया रखता है। वो अपने कारोबार का विस्तार कर रहा है, जिसके लिए बैंक नई भर्तियां करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।